Good morning, dear students. As we were discussing about HGP, Human Genomic Project, and I told you that why Human Genome Project is called as Mega Project, and what are the different goals, and what are the benefits of HGP. So, in the same series, today I want to discuss different methodologies which were applied to determine the complete sequences of the human genome, and today I will discuss them in detail. What were the different techniques and how the scientists were able to determine or to find out the sequences of the DNA. So, students, I want to tell you that generally two different techniques were used to determine the sequences of the DNA, and these techniques are basically called as express sequence tag, and the second one is called as sequence annotation. So I want to especially explain that what are these two methodologies, and what were the various steps which were utilized or which were used to determine the sequences of the DNA. So the I am talking about one by one both of the technique. The first technique was express sequence tag. Actually, express sequence tag method was a method. It was a method which was used to determine all the expressing sequences of the DNA. यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए क्या होते हैं? जीन्स, सिंपली जीन्स। डीएनए के वो सीक्वेंसेस जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। तो यानी कि जो पहला मेथड था, उस मेथड में जितने भी एक्सप्रेसिबल जीन्स थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, द फर्स्ट मेथड वाज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड, यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स इसको बोला गया। वहीं जो दूसरा आपका मेथड था, इन सेकंड मेथड, व्हाट हैपेंड, सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ द जीनोम, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। वहीं जो दूसरा मेथड था उसमें सब कुछ आपका जीनोम का सब कुछ क्या गया, सीक्वेंसेस का पता लगाया गया। सारे कुछ जो सीक्वेंसेस थे उन सब का पता लगाया गया, मींस कोडिंग सीक्वेंसेस का भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस का भी। तो यानी इट वाज रिफर टू द सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम, मतलब पूरा का पूरा जीनोम, चाहे वो जीन एक्सप्रेसिबल स्ट्रक्चरल जीन की फॉर्म में हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस की फॉर्म में हो, सब कुछ जो भी आपके सीक्वेंसेस हैं उनका पता लगाया गया। सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ द जीनोम, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, लेटर डिफरेंट रीजन्स वर असाइंड इन सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द फंक्शन सीक्वेंस एनोटेशन। और बाद में पता लगाया गया कि इसके कौन से सीक्वेंस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और उसको सीक्वेंस एनोटेशन नाम दिया गया। ठीक है, नाउ कॉमन मेथड एम्प्लॉयड टू सीक्वेंस डीएनए आइडेंटिफाइंग एक्सप्रेस जीन विच रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो अब सिंस वी नो दैट डीएनए जो होता है, ह्यूमन डीएनए काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इसके पास होते हैं। तो एक साथ इतने सारे सीक्वेंसेस को एक साथ पता लगाना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। सो फॉर इट क्या किया गया, तो डीएनए, सबसे पहले जो डीएनए है, डीएनए को क्या किया गया कि डीएनए के जो आइडेंटिफाइंग सीक्वेंसेस थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, यानी जो जीन्स थे उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और डीएनए को कई सारे फ्रेगमेंट्स में काट लिया गया। ठीक है, नाउ डीएनए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग कंप्लीट डीएनए हैज़ टेक्निकल लिमिटेशन। और मैं आपसे पहले कहा कि पूरे के पूरे डीएनए को एक साथ आइडेंटिफाई करना, पूरे सीक्वेंसेस को एक साथ आइडेंटिफाई करना बहुत ही टिपिकल काम हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, इसे फ्रेगमेंट्स में काट लिया गया। अब फ्रेगमेंट्स में काटने के बाद डीएनए के सीक्वेंसेस को पता लगाने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत एसेंशियली पड़ गई थी। ठीक है, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए थी। एक तो चाहिए था आपका होस्ट और एक चाहिए था आपका वेक्टर। अब ये होस्ट क्या है, ये वेक्टर क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। ठीक है, होस्ट जनरली होते थे बैक्टीरिया और यीस्ट। तो होस्ट जो होते थे बैक्टीरिया और यीस्ट होते थे, जिसके अंदर जो आपका डीएनए है उस डीएनए को क्लोन किया जा सके। नाउ क्लोनिंग डीएनए सीक्वेंसेस विच हेल्प इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ईच डीएनए फ्रेगमेंट। एक्चुअल में जो बैक्टीरिया है या जो यीस्ट है, इनके पास जो डीएनए होता है, इस डीएनए का पार्ट बना दिया गया उस फ्रेगमेंट को जो हम आइसोलेट करके लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके डीएनए के पार्ट बना दिया जाता था। जब इन बैक्टीरिया या यीस्ट का डीएनए मल्टीपल कॉपीज़ बनाता था, अपना एम्प्लीफिकेशन करता था, तो ऑटोमेटिकली जो आपके इंटरेस्ट का जीन था वो भी, आपके इंटरेस्ट का जो डीएनए था वो भी अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता था।
ठीक है। और दूसरा था वेक्टर। वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में? वेक्टर एक तरह का क्रोमोजोम है जिस क्रोमोजोम के साथ आप अटैच करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के वेक्टर आपके यूज़ किए गए। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, और YAC का मतलब होता है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। यानी बैक्टीरिया के क्रोमोजोम के साथ अगर आपने जोड़ा ह्यूमन DNA को तो वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम हो गया। यीस्ट के क्रोमोजोम के साथ आपने ऐड किया तो वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम हो गया। इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रेगमेंट इनटू द होस्ट और क्लोनिंग। तो यानी सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया या यीस्ट से उसका क्रोमोजोम, उसका DNA निकाला गया, उसके साथ ही जो फ्रेगमेंट आपने आइसोलेट किए उन्हें ऐड किया गया। देन उसके बाद उन्हें दूसरे किसी बैक्टीरिया या यीस्ट में डाल दिया गया जिन्हें कि हमने होस्ट कहा। तो क्रोमोजोम को तो हमने बोल दिया क्या, वेक्टर, और जिस बैक्टीरिया और यीस्ट में जिसको डाला हमने उसको बोल दिया हमने होस्ट। ठीक है। नाउ along with it I want to discuss some steps which were involved during the HGP। तो HGP की टाइम पे जो प्रोसेस यानी जो स्टेप्स HGP की प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे उनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ टोटल DNA फ्रॉम ए सेल। यानी किसी एक सेल को सेलेक्ट किया गया, उस सेल से में मौजूद जितना भी जीनोम है यानी जितना भी DNA है उसे निकाला गया। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ टोटल DNA इनटू स्मॉल साइजेस। अब इस DNA को कट करके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, इनकी हेल्प से DNA को जगह जगह से कट करके इसके फ्रेगमेंट बना दिए गए और स्मॉल स्मॉल साइज के पीसेस बना लिए गए। ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप, क्लोनिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA इन ए होस्ट विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लोनिंग इज टू एम्पलीफाई ईच पीस ऑफ DNA टू सीक्वेंस DNA कन्वेंटली एंड विद ईज। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो आपने वेक्टर्स को सेलेक्ट किया, ये वेक्टर आपका BAC हो सकता है या YAC हो सकता है। तो इस BAC और YAC का जहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उस पॉइंट पे जा करके आपका जो ह्यूमन DNA होता है उसको अटैच कर दिया गया, और अटैच करने के बाद जो आर्टिफिशियल आपको क्रोमोजोम मिला उस क्रोमोजोम को किसी होस्ट के अंदर डाल दिया गया, ताकि होस्ट के अंदर जब इसको इंसर्ट कर दिया जाए, होस्ट का DNA जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ आपका ह्यूमन DNA भी रेप्लिकेट करेगा और अपनी कई मल्टीपल कॉपीज़ को बनाएगा। ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया फोर्थ स्टेप जो कॉमन होस्ट आपके यूज़ किए गए बैक्टीरिया था और यीस्ट था, और वेक्टर जो थे BAC और YAC था। ठीक है ना। अब आपने एम्पलीफिकेशन करके कई सारी कॉपीज़ तैयार कर ली। अब अगला स्टेप होता है कि जो एम्पलीफाई करने के बाद आपको कई सारी कॉपीज़ मिल गई हैं आपके DNA के फ्रेगमेंट्स की, उन DNA के फ्रेगमेंट्स के सीक्वेंस का पता लगाना। ठीक है। सीक्वेंसिंग DNA फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन के अमीनो एसिड्स को फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ की थी, उसको फ्रेडरिक सेंगर की टेक्निक बोला जाता है। इस टेक्निक का यूज़ करके DNA के सीक्वेंसेस को पता लगाया गया। ठीक है। यानी DNA में पर्टिकुलर फ्रेगमेंट में कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट है इन्हें पता लगाया गया ना। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ DNA सीक्वेंसेस बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन्स विच आर जनरेटेड फॉर सीक्वेंसिंग। अब कई सारे DNA के फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए। अब उन फ्रेगमेंट्स से आपने क्या किया, अब उन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना भी तो था, तभी तो पूरे DNA का सीक्वेंस पता लगेगा। तो यानी आपने DNA को जो फ्रेगमेंट में काटा था, तो अब अलग अलग फ्रेगमेंट को जोड़ना है, तो हर फ्रेगमेंट के कुछ ना कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते थे जो एक दूसरे को आपस में ओवरलैप करते थे। तो उन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस की मदद से पूरे के पूरे DNA के फ्रेगमेंट्स को जोड़ा गया और सीक्वेंसेस को पता लगाया गया। ठीक है। कैसे पता लगाया गया आगे देखते हैं। अलाइनमेंट्स ऑफ DNA सीक्वेंसेस थ्रू कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स। तो सीक्वेंसेस को डाला गया कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में देखा गया कि कहाँ पर सीक्वेंसेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी सेम सीक्वेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बेसिस पे क्या किया गया, इन DNA के सीक्वेंसेस को पता लगा लिया गया। एंड एट्थ, एनोटेशन एंड असाइनिंग सीक्वेंसेस टू ईच क्रोमोजोम। तो इस तरह से देखा गया कि किस क्रोमोजोम में जो डी मतलब देवी सिंस वी नो दैट वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम यानी 46 क्रोमोजोम। तो देखा गया कि हर क्रोमोजोम का जो DNA के सीक्वेंसेस हैं वो किस तरह के सीक्वेंसेस हैं, उनका एनोटेशन किया गया। एंड असाइनिंग जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन द जीनोम using information on polymorphism or restriction into nucleases recognition sites and microsatellites। तो माइक्रोसैटेलाइट आपके रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ जहाँ पर DNA के सीक्वेंस खुद को रिपीट कर रहे हैं, उन सीक्वेंसेस से रिपीटेटिव सीक्वेंसेस की मदद से ये पता लगाया गया कि कैसे DNA के फ्रेगमेंट्स को आपस में अटैच किया जाएगा, और किस तरह से, इस तरह से फाइनली ये पता लगा कि एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम में जो DNA है, इस DNA का सीक्वेंस क्या है। इज़ इट क्लियर? So these were the various steps which were included during the HGPs. ठीक है। So I think this is enough for today. Tomorrow once again I will meet you with the salient feature of the HGP. Thank you. Bye bye and have a nice day.